सन 2014 के बाद से लेकर के अभी तक पिछले 9 वर्षों में भारत सरकार ने बाल संरक्षण की दिशा में कई सारे कानूनों में बदलाव किए हैं, नवाचार किए हैं, स्कीम्स, पॉलिसीज, नीतियां बदली हैं, जिनका लाभ देश में बच्चों को मिला। बाल अधिकार संरक्षण की दिशा में हम दुनिया के अग्रणी देशों में कानूनों के लिहाज से शामिल हुए हैं। इन सभी बातों को, पिछले 9 वर्षों के सफर को लोगों के बीच पहुंचाने के लिए, होल्डर्स के बीच में इस बारे में चर्चा करने के लिए, अलग अलग राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिसेस के डिसेमिनेशन के लिए महिला बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार ने यह तय किया कि देश भर में 7 स्थानों पर वत्सल भारत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इसकी जिम्मेदारी दी गई। इसी कड़ी में पहला कार्यक्रम 2 जुलाई को उत्तरी क्षेत्र के राज्यों के लिए दिल्ली में आयोजित हुआ। 9 जुलाई को मध्य क्षेत्र के लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कार्यक्रम भोपाल में आयोजित हुआ। देश के पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों का वत्सल भारत कार्यक्रम 22 तारीख को मुंबई में आयोजित हुआ। उसी कड़ी में रांची के दरभंगा हाउस BCCL का जो ऑडिटोरियम है, वहां पर देश के पूर्वी क्षेत्र के राज्यों का, झारखंड, बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, इन 4 राज्यों का ये वत्सल भारत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में इन 4 राज्यों के 115 जिलों के प्रतिनिधि भाग लेने वाले हैं। इन प्रतिनिधियों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सदस्य, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के प्रतिनिधि, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी जो पंचायत स्तर की बाल संरक्षण के लिए काम करने वाली समिति होती है, वो राज्य बाल संरक्षण समिति के प्रतिनिधिगण इत्यादि और राज्य बाल आयोगों के प्रतिनिधिगण सम्मिलित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में कल राज्य के महिला बाल विकास विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारत सरकार के महिला बाल विकास विभाग के अपर सचिव, संयुक्त सचिव स्तर के कई सारे अधिकारीगण, भारत सरकार के केंद्रीय महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मंजुकारा महेंद्र भाई सम्मिलित होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में किशोर न्याय अधिनियम में 2015 और 2021 में किए गए बदलाव, 2022 में किशोर न्याय अधिनियम में जो नए नियम बनाए गए, जो रूल्स नए बनाए गए, उनके माध्यम से जो बदलाव आए हैं, वो पोक्सो कानून, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि भारत दुनिया के उन गिने चुने राष्ट्रों में है जहां बच्चों के साथ बलात्कार करने वालों को एक विधि के माध्यम से मृत्यु दंड तक की सजा देने का प्रावधान है। वो पोक्सो कानून है, जिसमें आमूलचूल परिवर्तन संशोधनों के माध्यम से और नए रूल्स के नोटिफिकेशन के माध्यम से किए गए हैं। किशोर न्याय अधिनियम अपने आप में 4 कानूनों का एक समुच्चय है। एक तरफ विधि बाधित बच्चों की देखरेख कैसे होगी, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा, वे बच्चे जिन्हें मदद एवं देखभाल की जरूरत है, उनको लेके क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वे बच्चे जिनको गोद दिया जाना है यानी अडॉप्शन की पूरी प्रक्रिया, उसका रेगुलेशन, और साथ साथ बच्चों को रखे जाने वाले
जो संस्थान है जहाँ बच्चों को रखा जाता है, चाहे वो CNCP हो, CICL, उन बाल गृहों के रेगुलेशन का काम भी और बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों के नियंत्रण करने के लिए कानूनी प्रावधानों का काम भी ये एक ही एक्ट करता है। मिशन वात्सल्य एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसके बारे में भी कल बात की जाएगी। तो कुल मिलाकर के जो भारत सरकार की राज्य सरकारों के साथ मिलकर कानूनों के इम्प्लीमेंटेशन में सफलताएं हैं, उस बारे में स्टेक होल्डर्स को कल बताया जाएगा। मैं आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। स्ट्रीट चिल्ड्रन यानी कि सड़क की स्थितियों में रहने वाले बच्चों को लेकर भारत अग्रणी राष्ट्रों की सूची में शामिल है, जो एक पॉलिसी के माध्यम से, एक मानक संचालन प्रक्रिया के माध्यम से न केवल स्ट्रीट चिल्ड्रन का रेस्क्यू करता है, बल्कि जिले स्तर के अधिकारियों से लेकर के भारत सरकार के स्तर के अधिकारी एक निगरानी पोर्टल पे, बाल स्वराज सिस पोर्टल पे इनके रिहेबिलिटेशन की पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करते हैं। अभी तक 23,500 से ज्यादा बच्चे रेस्क्यू होकर इस रिहेबिलिटेशन की प्रक्रिया में गए। भारत में बाल गृहों की निगरानी के लिए एक बहुत ही सुदृढ़ व्यवस्था स्थापित की गई है। जिले की चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अध्यक्ष और सदस्यों से लेकर के राज्य के सचिव, जिले के कलेक्टर, राष्ट्रीय बाल आयोग, राज्य बाल आयोग और केंद्र सरकार के अधिकारीगण एक ही पोर्टल पे इन बाल गृहों का जो निरीक्षण होता है, जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्शन कमेटीज के माध्यम से होता है, उनके इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स का रियल टाइम में मॉनिटरिंग करते हैं। एक ऐप जिसका नाम मासी है, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन, इसका नाम ये सोचकर ही रखा गया कि जिन बच्चों के पास मां नहीं होती वो बाल गृहों में रहते हैं, तो मासी के रूप में एक ऐप के माध्यम से उनके संरक्षण और सुरक्षा की निगरानी की जाए। इस ऐप पर जो भी इंस्पेक्शंस दर्ज किए जाते हैं, एक पोर्टल पे ये सभी स्टेक होल्डर्स उसको रियल टाइम में मॉनिटर कर पाते हैं। अभी तक 4,000 से ज्यादा निरीक्षण इस पोर्टल पे किए जा चुके हैं इस ऐप के माध्यम से। झारखंड की जब हम बात करते हैं तो एक बड़ी समस्या यहाँ पे बच्चों की ट्रैफिकिंग की है, और उससे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उन बच्चों को दूसरे राज्यों से वापस लाना होता है। हम आप सभी ने कभी ना कभी उन परिस्थितियों का सामना किया है जब हमको झारखंड के बच्चे राज्य के देश के दूसरे राज्यों में मिलते हैं और उनको वापस लाने की प्रक्रिया को लेकर के एक बड़ा डायनामा था, एक बड़ी दिक्कत थी। इस बात को समझते हुए भारत सरकार ने देश भर में ऐसे बच्चे जो किसी दूसरे जिले में, किसी दूसरे राज्य में या किसी दूसरे देश के बच्चे भारत में, उनके रिपेट्रिएशन और रिस्टोरेशन के लिए, उनके पुनर्स्थापन के लिए और उनको वापस उनके घर पे भेजने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाया है। ये प्रोटोकॉल 2022 के सितंबर महीने में जो नए किशोर न्याय अधिनियम के तहत रूल्स नोटिफाई हुए हैं उसका भाग है। इस प्रोटोकॉल में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जिम्मेदारी दी गई है कि एक पोर्टल के माध्यम से सभी बच्चों की जानकारियां उस पर साझा की जाए और सभी स्टेक होल्डर्स जो किसी भी जिले के हो वो उस पर बच्चों की जानकारी को देख सके और अपने अपने जिले के बच्चों को वापस लाने का काम कर सके। हर क्वार्टर में, हर 3 महीने में इसकी एक रिपोर्ट भारत सरकार को देनी होती है। और आप लोगों को ये बताते हुए मुझे प्रसन्नता है कि सितंबर महीने में जो रूल्स आए, दिसंबर के महीने में ये प्रोटोकॉल और ये पोर्टल राष्ट्रीय बाल आयोग ने लॉन्च किया। अभी तक इसकी 2 क्वार्टरली मीटिंग हो चुकी है और हम इसके बेहतर संचालन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कल हम आपको इसका डेटा भी दे पाएंगे कितने बच्चे इसके माध्यम से अभी तक रिपेट्रिएशन की प्रक्रिया में आए हैं।
एक महत्वपूर्ण बात जो झारखंड में बताना बहुत आवश्यक है, हमने ऐसे मामले भी देखे हैं जहां पर जो बच्चे मैंने खुद ने रेस्क्यू किए थे दिल्ली में, संथाल परगना के बच्चे, हमको ट्रांसलेटर नहीं मिलते थे, हमको इंटरप्रेटर्स नहीं मिलते थे। दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारियों को निभाती नहीं थी और उस कारण बच्चे 2-2 साल तक, मेरे खुद के रेस्क्यू किए हुए बच्चे 2-2 साल तक दिल्ली के बाल गृहों में पड़े रहे क्योंकि उनकी भाषा को समझने वाला कोई नहीं था। इस समस्या को हमने इस नई व्यवस्था के माध्यम से खत्म करने का काम किया है। अगर बच्चों की भाषा समझने वाला कोई व्यक्ति उस संबंधित जिले या राज्य में नहीं है तो उस बच्चे की 1 मिनट तक की वॉइस रिकॉर्डिंग करके उस पोर्टल पे अपलोड की जा सकती है और ये डेटा सभी जिले के डीसीपीओस को एक्सेस है, वो देख सकते हैं और अपने जिलों के बच्चों की पहचान करके उनको वापस ला सकते हैं।